वक्त की गर्दिशों का गम न करो, हौसले मुश्किलों में पलते हैं। आदाब, इस्तकबाल है आपका। परवाज़ में आज हम आपकी मुलाकात करवाएंगे एक ऐसी शख्सियत से जिन्होंने ज़िंदगी में आने वाली हर मुश्किल का जमकर सामना किया। आज ज़िंदगी में बेहद कामयाब हैं और बतौर फोटो जर्नलिस्ट, पेंटर पहचान रखती हैं। तो आइए मुलाकात कीजिए अंजलि सिन्हा से। अंजलि जी, आपका वेलकम है हमारे शो में। बहुत बहुत नमस्कार सबको। अंजलि जी, सबसे पहले तो मुझे ये बताइए, जैसे आप बिहार से हैं और आप इंजीनियर बनना चाहती थी और बन गई फ़ोटो जर्नलिस्ट, तो ये कैसे हो गया? इंजीनियरिंग की तैयारी कर रही थी मैं जहाँ से बिलोंग करती हूँ, और जिस समय आज से 20 साल हो गए मुझे स्कूल छोड़े हुए, 20 साल से ज़्यादा ही हो गए। तो उस समय अगर आप पढ़ने वाले स्टूडेंट हो तो आप या तो आपको साइंस ही लेते हो, या तो बायोलॉजी या तो मैथ्स, इंजीनियरिंग, मेडिकल, या उससे भी थोड़ा कम अगर सोच रहे हो तो बैंक में जाओ या फिर एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस में। इन्हीं चीज़ों का दौर था और हर गार्जियन सोचते थे कि उनका बच्चा इसी तरह के किसी लाइन में जाए। आर्ट वगैरह तो बिल्कुल ही दूर दूर तक आर्ट का तो कहीं से कोई सोच ही नहीं सकता था कि आर्ट एज अ करियर हो सकता है। बहुत है तो ठीक है, घर में बनाओ, कभी ऐसा होगा तो बच्चों को सिखा देना, छोटे मोटे कोचिंग कर सकते हो, बट उसको एज अ करियर लोग नहीं मानते थे। और बचपन से मुझे शौक बहुत था पेंटिंग का, तो शौक के तौर पे करती थी। उस समय किसी भी स्कूल्स में भी बिहार में, जो मैं अच्छे स्कूल से पढ़ी थी, मिशनरी स्कूल था, लेकिन उसमें भी कोई BFA टीचर नहीं होता था आर्ट का। बस वो झंडा बना दो तो साड़ी का फॉल बना दो, घड़ा बना, यही चलता रहता था। उससे ज़्यादा कुछ भी आर्ट का नहीं था। तो उसी हिसाब से मुझे भी कुछ नहीं पता था, मैं इंजीनियरिंग की तैयारी कर रही थी। उसी बीच में बार बार बीमार पड़ गई। बीमार पड़ने से मेरा बीच बीच में, एक्चुअली ये तो एवरी डे वाला मामला हो जाता है कि चैप्टर छूटना नहीं चाहिए। साइंस एक तरह से टफ होता है, तो उस हिसाब से फिर पीछे होती गई तैयारी ही करने में, क्योंकि वहाँ हम लोग ISC कहते थे, इंटर, जो यहाँ 11th 12th होता, वो इंटरमीडिएट होता था, 10th तक ही स्कूल होता था। तो उसके बाद मैं ड्रॉप करके कोचिंग करी थी। एक तो मैंने BSc भी ड्रॉप किया हुआ था, उधर से मैं बीमार पड़ी थी तो कोचिंग भी ढंग से नहीं हो रहा था। इसी बीच में इधर उधर घूमते भटकते मुझे पता चला BHU में भी कुछ कोर्सेज हैं। अच्छा। एग्रीकल्चर, बहुत सारी। उसी बीच पता चला कुछ BFA भी होता है। अच्छा। उसमें चूँकि टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग भी एक वर्ड था, तो टेक्सटाइल इंजीनियरिंग एक समझ में लोगों को आती थी। तो मैंने किसी तरह कन्विंस किया पेरेंट्स को कि टेक्सटाइल का है, नौकरी मिल जाती है, अलग तरह की चीज़ है। तो उस तरह करके, तब तक मेरे पास समय कम था, 21 ईयर लगभग जगह पे लास्ट होता है, तो वो 21 ईयर ही मेरा चल रहा था। तो एक दो जगह ट्राई किया, उसके बाद पटना में उसी साल हो गया, वहाँ से फिर मैंने BFA किया। BFA किया। अच्छा, उस वक्त आप पर शादी के लिए दबाव भी ज़्यादा था? हाँ, जैसे कि वो कोर्स जो 5 ईयर था वो खिसकते हुए 6-7, कुछ ऐसा दौर था उस समय बिहार में। 97, 98, 2000 के आसपास की सारे कोर्सेज, हर कोर्सेज ही लेट चलते थे। एक बार डेट निकलता था एग्जाम का, फिर आगे बढ़ जाता। तो इस तरीके से वो थोड़ा सा और ज़्यादा था कि पता नहीं कुछ करे भी ना करें। और पंगा ये हुआ कि मैंने कहा ठीक है, देखिए जैसे सब लड़कियाँ कहती हैं, लेकिन वो 2-3 महीने में 2-3 जगह गए, 2-3 जगह में हामी हो गई। उन्हें कोई एक फैमिली ऐसा लगा कि वो इकलौता है, उसके फादर बहुत ऊंचे पोस्ट पे है, और इस तरह का दबाव ऐसा भी हुआ था कि हाँ, बिना देखे वो मेरी शादी को दिखाया ही नहीं, कुछ भी नहीं। हाँ, मैंने मंडप पे देखा, और फिर एक्चुअली थोड़ा इमोशनल वो पापा करने लगे ना कि अरे मतलब हम लोग मध्यम वर्गीय है, बहुत अच्छा मिल रहा है, लोगों को तो चला कर देखता है, घुमा कर देखता है, तुमको नहीं दिख रहा है तो बड़ा तुम्हें बुरा लग रहा है। अब ये सब टाइप की चीज़ें वो बोलने लगे। लेकिन शायद बीच में ये बात भी हुई थी कि आपके जो ससुराल वाले थे उन्होंने कहा वो लड़की कौन है जो लड़के को देखना चाहती है। ये भी चीज़ हुआ। लड़की एक ही बार सिर्फ उसकी बहन मुझे देखी, उसकी माँ भी देखने नहीं आई। यानी कि मतलब लड़के का भी अपना कहीं के कुछ था, ये जल्दी मैंने कहीं नहीं बोला है, लेकिन इन चीज़ों के कारण वो रिटायर करने वाले अगर थे उनके फादर इन लो, तो उन्होंने चाहा कि जल्दी से जल्दी, उनको ज़्यादा दबाव था। लेकिन लड़की वाले अगर कहीं लड़के का भी दबाव आपके यहाँ आने लगे तो उनको लगता है अरे क्या चीज़, मुझे तो दौड़ना नहीं पड़ा, लोगों को दौड़ना पड़ता है, बड़ी बात है। मेरी बेटी को पसंद कर लिया, शायद प्रोफाइल ऐसा आया, देखने में उस समय ठीक ही लगती थी, तो वो चीज़ों के कारण समझने की कोशिश ही नहीं कर रहे थे। तब तक मैं एस्टैब्लिश फोटोग्राफर थी। सबसे बड़ी बात है कि एक एस्टैब्लिश फोटो जर्नलिस्ट थी, मेरा बहुत अच्छा
हो चुका था पटना में, इकलौती लड़की फोटोग्राफर थी और वैसे सिचुएशन में बिना देखा लड़का, इस तरह हो रही थी कि आपको लड़का नहीं दिखाया ही नहीं गया। जब मंडप पे जो हमारे में जयमाल होता है तब मैंने पहली बार देखा वो कौन है क्या है, बस MBA किए हुआ, कुछ भी नहीं, बात भी उसने करने की कोशिश नहीं की। तो इसलिए मुझे बड़ा अजीब लगा, इसलिए मैंने प्रेशर भी देना शुरू किया था कि कैसा लड़का है, मैं पटना में रह रही हूँ, हॉस्टल में रह रही हूँ, चलो घर का दबाव में कई बार लोग नहीं बोल पाते हैं, लेकिन जब हॉस्टल में तो वो तो दिमाग लड़ा के आके कॉलेज में मिल जा सकता है, कहीं भी वो कैसा लड़का जो नहीं मिलना चाहता। तो फिर जब बाद में गई तो फिर वही सिचुएशन लगा, लड़का कहीं दिल्ली में, मुझे मोतिहारी में सास के पास बैठे रहना है। हाँ, पढ़ाई लिखाई के लिए भी वो था कि क्या जरूरत है, जैसी ही एक तरह से इनडायरेक्ट में वो था कि क्या करना होता है, बस वही घर बैठो। मतलब इतनी ससुराल में आज़ादी नहीं, कुछ आज़ादी का बिल्कुल ही नहीं, पढ़ाई है वो पूरी करें। आज़ादी तो ये नहीं थी कि सूट पहन लो तो कमेंट्स होता था, आपको साड़ी पहन के रहना है, सिर पे पल्लू लेके रहना है, आज़ादी तो बहुत दूर की बात होती है। और मैं उस जमाने में लड़कों का जो प्रोफेशन कहा जाता था उसमें घुसकर अपना नाम बना चुकी थी और शुरू से भी थोड़ा टॉम बॉय थी। तो बुरा यही था कि जब इतना कुछ दिया तब फिर शादी के समय लोग क्यों ट्रेडिशनल हो जाते हैं, सुपर ट्रेडिशनल हो जाते हैं। तो असली स्ट्रगल वहाँ से शुरू हुआ। जब आप छोटे जगह होते हो तो वहाँ से आपको निकलने का एक ही चीज़ होता है कि आप कुछ करोगे तभी कुछ अच्छा सपना देख सकते हो। और पेंटिंग का जो शौक था वो फिर फोटोग्राफी मुझे वहाँ प्रैक्टिस करने के लिए मिल गया, मेरा एक सेकंड सब्जेक्ट था। फिर प्रैक्टिस करके दूँ कहाँ, तो मैं प्रेस में देने लगी तो और मुझे एक्सपोजर मिला, रोज़ नए लोग, नई चीज़ें, फिल्म वाले, स्पोर्ट्स वाले, जो कभी हम सोचते थे कि मान लो कि कभी मैं किसी की फ़ैन हूँ, क्रिकेट बहुत पसंद था, वो उनसे एकदम आमना सामना, फिर अच्छा लगने लगा। मैं काम से बढ़ रही थी ना, तो काम से बढ़ने वाले को तो सपोर्ट चाहिए, फिर वही ऐन वक्त पे सपोर्ट नहीं मिला। बाकी तो पेरेंट्स अच्छे ही थे, वो भी समाज के दबाव उनका होता है, उनको लग रहा था सब कुछ अच्छा है, नहीं देखता है तो क्या फ़र्क पड़ता है। अब ये सोच ही मेरी सब चीज़ उस समय ख़राब कर दी। फिर क्या हुआ ससुराल में? ससुराल फिर वही है कि मैं किसी तरह हॉस्टल गई, मेरा बाकी था एग्ज़ाम था, तो मैं जो हॉस्टल गई तो फिर पहले तो मैं बहुत फ्रस्ट्रेटेड रही, क्या करूँ 6 महीने तक। फिर मेरे को डांट लगी, जो मेरे मेंटर्स थे। प्रोफेशनल लाइफ में ये सोचने नहीं जाएगा कि आपके ज़िंदगी में क्या चल रहा है, करना है कि नहीं करना है। करना है तो पूरा फोकस, नहीं करना है तो जाओ बैठो जो है अपना जियो। तो फिर मेरे दिमाग में आया, फिर मैंने अपना अजीब सा बाल वाल ड्रेसेस जैसे तैसे माँ पापा ने जो सूट वूट ऐसे फिर सारा फिर चेंज किया, मेहनत करी, ट्यूशन तक पढ़ाया, अर्न करना शुरू किया, क्योंकि मेरा कोर्स कुछ ऐसा था जिसमें पार्ट टाइम अर्न हो सकता था। किसी के लिए पेंटिंग बना दो, कोई इलेक्शन है तो पोस्टर्स बना दो, तो पार्ट टाइम अर्निंग शुरू की। तो उसके बाद वहाँ से आप वहाँ से ससुराल से हॉस्टल चलाए? हॉस्टल में तो थी ही मैं। अंजलि जी, आपसे और भी बहुत कुछ जानेंगे आपकी ज़िंदगी के बारे में, लेकिन यहाँ पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का इस्तकबाल है हमारे ख़ास प्रोग्राम परवाज़ में। अंजलि जी, आपने बताया कि किस तरह से आपकी शादी हो गई, आपकी मर्ज़ी के बिना, आपने दूल्हा भी नहीं देखा था, लेकिन आपको अपना करियर बनाना था, एक नाम, एक पहचान अपनी बनानी थी। उसके आगे क्या हुआ, किस तरह से आप दिल्ली आई? मेरी पहचान नहीं बनी होती तो शायद सेटल भी बंदा कर जाता है ऐसे में, लेकिन मेरी पहचान बन गई थी। तो वही चीज़ बुरा लगता था कि इतना लोग जान रहे हैं, छप रहा है, सब कुछ है। तो वहाँ से हॉस्टल में थी, जब कोर्स ख़त्म हुआ तो मैं समझो वो बोरिया बस्ता लपेट के, यहाँ एक फ्रेंड था उसको मैंने पैसा ट्रांसफ़र करके उसको बोला था मेरे लिए घर देख दो, मैं अकेले रह लूँगी लक्ष्मी नगर में दिल्ली में। तो मैं सीधे आ गई, क्योंकि मुझे कहीं भरोसा नहीं था ना। मैं वो भी प्रेशर, मतलब माँ पापा मानता सब कोई है, लेकिन उन्हें अब दबाव कि नहीं ये कैसे हो सकता है। हमारे समाज में फिर शादी टूटना, बाप रे बहुत ही बड़ी बात हो गई, तो बहुत बड़ा जैसे पाप हो गया। तो नहीं, आपको मतलब चले जाओ, सब ठीक हो जाता है, ये हो जाता है, क्या ठीक हो जाएगा। ठीक होना मतलब 2 वक्त का भोजन, कपड़ा तो मिल ही जाएगा, बच्चे पैदा कर लेने होंगे, उसका जीना होगा। ऐसा तो नहीं कि मर रही थी, लेकिन जो मेरा ख्वाब है या मैं जैसे जीती आई हूँ उसमें थोड़ा सा भी 10% भी जीने जैसा लगे तभी तो मैं वहाँ जीऊँ। मुझे तो बिल्कुल एकदम ही अपोजिट लग रहा था। इकलौता बच्चा है, उसको लड़का है, समय पे बच्चा आप हो जाए, हो सकता है लड़का ना हो तो लाइन भी लगाना पड़ता। ये भी कंडीशन जैसा लग रहा था मुझे कि इस तरह के लोग हैं। आपकी फैमिली आपको सपोर्ट कर रही थी? नहीं, सपोर्ट का क्या है, मेरा जिद तब अपनी मर्जी से हो गया था ना। मैं अपना अर्न करना शुरू की, कभी शुरू में फ्रीलांसिंग किया, फिर फर्स्ट ब्रेक मुझे अमर उजाला मिला, फिर मेहनत करते करते हिंदुस्तान टाइम्स में आ गई। जब अर्न करने लगी तो फिर बातचीत तो सब करने लगे। अब तो सब कुछ बहुत अच्छा है पहले जैसा, लेकिन उस समय आपको दबाव होता है, उनको सोसाइटी वाला दबाव होता है, इतना खर्च कर दिया,
मैं लेने भी कुछ नहीं गई। मैंने सोचा उन चीज़ों में मैं फंसूंगी तो मैं फंसी रह जाऊंगी कि ये केस होता है, सामान लेने जाओ, लड़ने जाओ, नहीं भाई। तो 4 साल ऐसे ही मैं अलग रही अपने आप। फिर म्यूचुअल जो होता है एक साइन करके अलग हो गए हम, डिवोर्स हो गए। लेकिन मैं उसमें लड़ने भी नहीं गई। मुझे लगा वो एनर्जी शायद मैं अपने करियर में लगाऊंगी तो मैं कहाँ से कहाँ चली जाऊंगी। रहने दो, सामान थोड़ा कम से शुरू करना होगा ना, एक दरी चादर से शुरू करके जो है अभी हो ही गया। तो अगर मैं लड़ने लगती, ये चाहिए वो चाहिए, मेरा सामान चाहिए, तो वो मेरा शायद टाइम वेस्ट होता। फिर आप जब दिल्ली आ गई, कितना पैसा लेके आई थी घर से? लेके मैं 35 साल के आसपास आई थी, क्योंकि मुझे वहाँ पे अच्छा काम कुछ मिल गया था। जो 2 साल और थे शादी के बाद के हॉस्टल के, वहाँ मुझे NGO था जननी करके, वो बहुत अच्छा, मुझे उनको वुमेन फोटोग्राफर चाहिए था, क्योंकि वो परिवार नियोजन से रिलेटेड फोटोग्राफी था। तो वहाँ मैं एक तरह से सेट थी, लेकिन मुझे लगा कि जिस जगह पे वो हमेशा से उसी आंखों से लोग देखेंगे, वो क्वेश्चन रहेगा, बेटर है कि निकल जाओ और आगे शायद और अपॉर्चुनिटीज होंगी। तो वही पैसे लेके आई थी। तो आते तो पहले अपना सामान, गैस चूल्हा, दिस डेट लोग करने लगते, लेकिन ऊपर वाली की कृपा है कि मुझे 1-2 असाइनमेंट्स फ्रीलांसिंग मिल जाते थे। 14 साल हो गए इस बात को, तो 14 साल पहले चल जाता था अच्छे से। लेकिन उसके बाद मुझे जॉब, तो आपको काम नहीं मिल गया होगा, काफी स्ट्रगल भी रहा होगा। हाँ, बहुत स्ट्रगल, क्योंकि लगता था क्या होगा इसमें, मंथ में मिलेगा नहीं मिलेगा, लेकिन थैंक गॉड कभी कोई कैलेंडर के लिए काम मिल जाता था। कोई 1-2 काम भी 10,000 मिल गया तो 2 दिन भी काम हो गया तो पूरे महीने लायक निकल जाता था। 1-1.5 साल के स्ट्रगल के बाद छोटी छोटी मैगजीन्स मिली जो बाद में बंद भी हो गई, लेकिन 1-1.5 साल लगभग लगा जब एक सर्टेन अमर उजाला मिला, तब शांति मिली। हमें मालूम है शुरुआती वक्त में आपको सैलरी बहुत कम मिलती थी, बहुत कम, और आप कई बारी अपना लंच जो है वो भी स्किप करती थी पैसों की वजह से, और काफ़ी दूर तक पैदल जाया करती थी सिर्फ टिकट के पैसे बचाने के लिए, क्योंकि दूर था। नेहरू प्लेस में था, रह रही हूँ लक्ष्मी नगर में। चूँकि मेडेन अगर आप हो या बैचलर्स जो हैं तो उनके लिए ज़्यादा उन्हीं सब जगह पे मिलता है, घर हर जगह तो मिल नहीं सकता, उन्हीं जगह पे किराया मिलता है। तो ऐसा होता था कि अंत आ रहा है। अब छोटी मैगजीन्स टाइम पे पैसे भी नहीं देते थे, तो थोड़ी मुश्किल होती थी। उसी बीच फ्रीलांसिंग भी कभी कोई मिल गया तो कर लिया, इस तरीके से चल गया था। लेकिन किसी तरह से 1.5 साल बाद फिर लेकिन जॉब मिल गया। जॉब तो बहुत अच्छे पैसे नहीं थे, लेकिन इतना था कि चल जाता था। तो फिर किसमें आपको जॉब मिली? अमर उजाला में मिला। 6 मंथ के बाद ST में मिला, तब तो ठीक ही हो गया। तब तो ठीक ठाक हो गया कि अच्छे से रह सकते हैं। फिर बच जाता था तो सामान भी ले लेते थे। इससे पहले आप जो फोटोग्राफी कर रही थी वो बिहार में कर रही थी, वहाँ के न्यूज़पेपर्स के लिए कर रही थी, मैगजीन्स के लिए कर रही थी। अब आप दिल्ली में आ गई थी, यहाँ के न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स के लिए आप फोटोग्राफी कर रही थी, तो डिफरेंस कितना था? डिफरेंस ये था कि वहाँ बच्चे की तरह ट्रीटमेंट होता था मेरा। मैं कॉलेज में थी तो एक है ना, कोई के लिए छोटी बहन जैसी कुछ, मतलब वो सपोर्ट भी था। और तब रोल का भी ज़माना था, तो सब एक जगह प्रिंट के लिए इकट्ठे होते थे, तो सब अलग तरह से मानते थे कि अरे बच्चा, इसको सपोर्ट करो। और आज़ादी की बात करें, आज़ादी थी वहाँ। मुझे नहीं लगता कि अगर चाहो तो पटना में काम करने में मुझे दिक्कत नहीं हुई थी, क्योंकि छोटे शहर में आपको ना सेंटिमेंट ज़्यादा होता है लोगों का। कोई एकदम फादर जैसा फिगर अपने फैमिली में भी आने जाने लगे किसी के, उस तरह का होता था। दिल्ली आई तो बिल्कुल प्रोफेशनल है। यहाँ किसी को मतलब नहीं है कि आप आज खाए हो नहीं खाए हो, आज क्या प्रॉब्लम है। काम काम काम, प्रोफेशनल लाइफ। 5-5 साल एक ऑफिस में रह जाओ, निकल जाओ तो शायद एक दूसरे को लोग याद भी नहीं करते, सिर्फ फेसबुक पे वैसे वाले हैं। तो ये अंतर था कि वहाँ पे थोड़ा सा वार्म होता था रिलेशनशिप, कि जो जुड़ गए वो जुड़ गए। इवन आपके जो संपादक जिनको आप दे रहे हो फ्रीलांसिंग में, वो लोग भी हम भैया भैया कह के उतने बड़े पोस्ट वाले को भी जैसे बोल दिया तो बहुत अपना तो हो जाता था। बस इतना ही अंतर था कि यहाँ बिल्कुल प्रोफेशनल आपको होना था, जो हम लोग के नेचर में नहीं था, जो बिल्डअप करना था। जब आप किसी बड़े शहर में आते हैं, चाहे किसी भी फील्ड में जाते हैं, तो वहाँ पे लोग ज़्यादा ही होते हैं। तो जैसे आप फ़ोटो जर्नलिस्ट हैं, तो जब किसी न्यूज़ को कवर करने जाती होंगी, किसी इवेंट में जाती होंगी, तो वहाँ पे फ़ोटो जर्नलिस्ट भी बहुत सारे होते होंगे, और आपका एक्सपीरियंस बिहार में ऐसा नहीं होगा। वहाँ पे जो था कि एक रिलेशन बिल्डअप था, तो लोग अच्छा जाओ। इवन लालू यादव जब उस समय में थे, तो उस समय भी वो भी अरे हटो सब, इसको आने दो, बाकी वो हटा भी, ऐसे एकदम डायरेक्ट बोलते थे। यहाँ वो चीज़ था कि भीड़ होती है, सबको करना होता है, इलेक्ट्रॉनिक वाले भी हैं, तो एक तो थोड़ा सा कद बहुत लंबा नहीं तो फायदा था, बीच से घुस जाती थी, और मैं अब जगह तो बना लेती थी। उसमें बाद में कोई अगर गुस्सा भी हो रहा है, क्यों मेरे कैमरे के सामने आ रहे हो, अरे हटो, ये वो देखा जाएगा, बाद में फिर बात करेंगे। अब मुझे तो बस यही दिखता था कि मेरा काम अच्छा होना चाहिए, मेरा रिजल्ट, क्योंकि फिर ऑफिस में आप नहीं कह सकते कि मुझे वो डांट रहा था इसलिए मैं साइड हो गई। नहीं, डांटते रहो, बोलते रहो, तुम बोलते रहो, मुझे करना है, तुम साइड हो जाओ। मुझे आज जगह मिल गई तो मैं करूँगी, तुम आज साइड हो जाओ। किसी और दिन ऐसा है तो वो दिमाग लगाना पड़ता है, कहीं से कुर्सी उठा लिया, उस पर चढ़ गए, काम तो कभी रुका नहीं।
जी, कभी ऐसा नहीं हुआ कि अंजलि जी और भी जानेंगे आपसे आपकी ज़िंदगी के बारे में, आपके करियर से जुड़े खट्टे मीठे जो आपके एक्सपीरियंसेस हैं उनकी बात भी करेंगे, लेकिन यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं हमारा ख़ास प्रोग्राम परवाज़। अंजलि जी, मुझे ये बताइए, आपका एक बहुत बुरा एक्सपीरियंस रहा। एक बार आप एक रैली को कवर करने गई और आप बस के ऊपर खड़े होकर फोटोग्राफी कर रही थी और वो जो भीड़ थी वो उसी बस को गिराने लगी, कुछ ऐसा हुआ था? हाँ, वो रैला जैसा था, जैसे पॉलिटिकल रैलीज और रैलाज होते हैं। हाँ। तो मैंने सोचा वाइड एंगल पूरा भीड़ का कवर करने के लिए कोई ऊंचा जगह चाहिए। हाँ। तो एक दो जर्नलिस्ट थे, तो मैं भी किसी तरह चढ़ गई उस बस में। वो मिनी बस जैसी वाली थी, वो इतना जोर से चारों तरफ से हिलाने लगी कि मुझे लगा पता नहीं सिर्फ जेंट्स नजर आ रहे थे, पता नहीं, मैंने कहा कहीं कोई खींच ही दे, कुछ नहीं तो कपड़े ही कहीं फाड़ दे, कुछ मतलब ये सब चिंता होती है। और भी एक दो मर्डर केस में गई थी, तो वो लोग जैसे छोटे तबके के होते हैं वो इतनी गलियों में घुस जाते हैं ना, वो आपको टच करने की कोशिश करेंगे, तो वही बहुत बोल्ड होना पड़ता है कि कैसे चिल्ला के उसको हटाऊं। या कई बार जैसे जा रही थी, पीआर की गाड़ी थी, तो वो गलती जानकर वो रास्ता गलत जंगल वाला रास्ता, दिल्ली के जंगल का रास्ता उसने ले लिया। अच्छा। मैं बोल भी रही हूँ दूसरी तरफ चलो तो घुसा जा रहा है। फिर वैसे में दिमाग से चलना पड़ता है, वहाँ फिजिकल स्ट्रेंथ तो काम नहीं आएगा ना। तो फ़ोन भी देख रही हूँ कि मैं लग नहीं रहा है। अच्छा। और नेटवर्क भी उसमें नहीं, कहीं भी दिख नहीं रहा है। तो ऐसे में झूठ का लगा के किसी फ्रेंड से कि मैं इधर से जा रही हूँ, देखो ना मैंने कहा इसको, और ये इधर से लिया है, कुछ ऐसे कि उसको लगे कि नहीं क्या फोन हाँ है, मैं कहीं ना कहीं हूँ। और लकली मुझे पुलिस मिल गई ITO पे, तो उसने डांटा भी कि मैं बताता हूँ तुमको। उसने डायरेक्ट नंबर दिया, मैम ये नंबर रख लो, रात 2 बज रहा था। तो बहुत सारे होता तो है, क्योंकि आजकल ऑर्गेनाइजेशंस भी आउटसोर्सिंग करते हैं अपने कैब को, तो बहुत भरोसा वाली बात नहीं होती है। और आए हो जब जर्नलिज्म में, तो वो ऐसा नहीं है कि चलो आप लड़की हो तो ये नहीं करोगे वो नहीं करोगे, थोड़ा बहुत कभी कभी मर्सी होता है, बाकी तो करना ही पड़ता है। इसलिए लड़कियां कम है अभी भी फोटो जर्नलिज्म में। आपका जो फील्ड है उसमें भाग दौड़ बहुत ज़्यादा है, और कहीं ना कहीं ये बात होती है कि एक लड़का जो काम कर पाएगा शायद वो काम लड़की ना कर पाए। हाँ, तो ये भरोसा कम होता है। भरोसा कम होता है। हाँ। भरोसा कम होता है, तभी तो अभी भी बहुत ऊंचे मकाम पे आप ऐसा नहीं है कि पढ़ाई लिखाई में अभी देखो ना 10th और 12th के जब भी रिजल्ट आते हैं CBSE में, हमेशा टॉपर लड़कियां होती है, वो पीछे पिछड़ जाती हैं। तो पीछे से वही, जैसे मैंने कहा कि पीछे किसी का शादी का दबाव है, कभी कुछ है, कभी अगर आपने शादी की, आप इच्छा भी होती है अगर शादी की, और अगर माँ बनने की आपकी इच्छा है, तो फिर वहाँ पे आप ही को सेक्रीफाइस करना है। और वो अंदर का इंस्टिंक्ट भी होता है। वो हम नहीं कहेंगे कि किसी को पति अच्छा मिला तो सपोर्ट नहीं करता है, अंदर का इंस्टिंक्ट भी होता है कि बच्चा मैं ज़्यादा अच्छा से देख सकती हूँ। तो कहीं ना कहीं हम ब्रेक हो जाते हैं। और कुछ तो इसमें हमारा समाज तो छोड़ दीजिए, जो व्यवस्था भी मैं सोचती हूँ, इस बार पहली बार मैं सोच रही हूँ इसको आपके चैनल पे एटलीस्ट डिस्क्राइब करूँ। कहीं भी कोई अच्छा ऑर्गेनाइजेशन, फोटो जर्नलिज्म में ही नहीं, अच्छे से बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन है ना, ढंग के वो क्रेच रखते हैं। अब बाहर के क्रेच पे कैसे कोई भरोसा कर ले, तो इस कारण भी बहुत लोग अपना मुकाम बना के नीचे आ जाते हैं। तो महिलाओं के लिए मुझे लगता है कि ये व्यवस्था तो होनी चाहिए। हर बड़ा ऑर्गेनाइजेशन इतना कुछ जिम रखता है, जिम तो सोसाइटी में भी मिल जाएगा, जिम तक क्रेच रख दो। माओ को कम से कम 6 महीना ड्रॉप कर ले, साल भर करे, कम से कम आ जाए ना। लोग कहते हैं थोड़ा बड़ी हो जाएगी, मेरी बेटी 3 साल है तो आप फ्री हो जाओगे। कैसे फ्री हो जाऊंगी? 1:30-2 बजे तो स्कूल आ जाएगी। और कौन सा ऑर्गेनाइजेशन, कौन सा जगह सिर्फ 9 बजे से 1:30 बजे 1 बजे आपको काम करवाएगा? तो ये चीज़ है कि ऑर्गेनाइजेशन में शायद अगर क्रेच, बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन जिनकी भीड़ है, स्टाफ 1000 है 2000, वो कम से कम रखने लगे अगर क्रेच, तो बहुत माओ का कायाकल्प हो जाएगा, वो ड्रॉप नहीं होंगी। अभी आप फोटोग्राफी के साथ साथ पेंटिंग भी करती हैं और एग्जीबिशंस भी आपकी होती रहती हैं, इसके बारे में बताइए। ये इसी चीज़ के बाद शुरू हुआ कि मुझे ड्रॉप करना ही पड़ेगा, बेबी है तो बैठ के तो रह नहीं सकती। क्योंकि मैंने फाइन आर्ट्स से ग्रेजुएशन किया हुआ है, पेंटिंग तो करती ही थी, तो मैंने फिर से 8-10 साल छूट गया था, फिर से प्रैक्टिस करके फिर से शुरू की। तो वही लगा कि इसको प्रोफेशन नहीं बनाना है, इसे सिर्फ कमाई नहीं सोचना है, अब कुछ समाज के लिए भी सोचना चाहिए। तो वो मैं गर्ल चाइल्ड पे ही बनाती हूँ, और एस्थेटिक सेंस अच्छा रखते हुए कि ये नहीं कि उनका रेप का वो दर्दनाक या इस तरह का, कि हमेशा नेगेटिव दिखा के भी ना फिर वो डर, सहम सा जाता है बंदा कि बेटी आई ही नहीं उनके घर में। मतलब जिनको बेटियों से प्यार है वो भी डरते हैं कि नहीं आए। तो एस्थेटिक दिखाते हुए कि कितने प्यारे प्यारे खिले खिले से होते हैं, तो उस तरह की कोशिश करती हूँ। और उससे मेरा फोटोग्राफी का भी फुलफिलमेंट हो जाता है कि मैं खुद पहले कवर करती हूँ, कहीं गई प्यारे प्यारे बच्चों को कवर किया, और अपनी ही पेंटिंग को देख के कुछ उसके साथ कंपोजिशन करके
नई चीज़ बनाती हूँ। गो बिहार क्या है? वो ऐसा कुछ पोर्टल बनाने जा रही हूँ जिसमें बिहार में हो, इंडिया के किसी कोने में हो, अब्रॉड में हो, सारी बिहार के लोग जुड़े। मैं भी शायद आगे थोड़ा बढ़ा के झारखंड और पूर्वी यूपी को भी करूँगी, और उसके थ्रू इवेंट्स करवाने का सोच रही हूँ, या कुछ ऐसे चीज़ जो जैसे कि कोई एक्सपर्ट है जो दिल्ली बॉम्बे में है और वहाँ इन चीज़ों को अभी भी नेट के थ्रू उतना नहीं जान पा रहे हैं, तो उनके वो क्वेश्चन आंसर राउंड टाइप का भी रखवाऊँगी कि उनको यहाँ से ले गई, वहाँ के बच्चे जाने। तो ये सब कुछ अभी प्लानिंग है। मे भी हो सकता है कि मैं अपना एक सेगमेंट भी अंजलि सिन्हा टॉक टाइप से स्टार्ट कर दूं, जिसमें मैं वहाँ से रिलेटेड सेलिब्रिटीज़ का लाइफ को दिखाने की कोशिश करूं। अभी आपको बिहार से आए हुए काफ़ी लंबा वक्त हो चुका है, तो अभी ज़िंदगी में कितना कुछ बदल गया है? दिल्ली में जब मैं पूरा काम में जम गई तो फिर माँ पापा को लगता था कि नहीं, अकेले रहने पे फिर उनका समाज बोलेगा, अकेली लड़की है, किसी के साथ कहीं लिव इन में होगी, क्या होगी, शादी तो करनी ही होगी। तो मेरा एक फ्रेंड रह चुका था, राजेश नाम है उनका, तो बहुत अच्छे हम लोग फ्रेंड हुआ करते थे। तो वो भी उसी तरह की जिम्मेदारी, शादी से भागने वाला बंदा, मैं भी वैसे ही। तो दो भागने वाले लोग एक साथ मिल गए हैं। 2008 में मेरी शादी हुई। उसके बाद फिर वो स्ट्रगल वो बेबी वाला भी हुआ, क्योंकि लेट थोड़ा था, 8 साल बीत चुके थे एक शादी के बाद दूसरे शादी में। तो टाइम जिस समय पे, अगर उस समय पापा उस तरह से नहीं करते तो 2-3 साल बाद भी शादी होती, अपनी मर्जी से ढंग से होती, तो फिर वो बच्चे का स्ट्रगल चला। 8 साल बाद मेरे लाइफ में बच्ची आई, जिस कारण से लास्ट तक मैंने फिर जॉब 2010-11 तक जॉब मैंने छोड़ दिया। अब मैं हर कुछ फ्रीलांसिंग करती हूँ, अपना करती हूँ। और आप कितनी बदली हैं? बदली तो हूँ, क्योंकि एक समय लगा कि मुकाम चाहिए भी, फिर बीच में लगा कि बच्चा चाहिए तो बच्चा आ गया। लेकिन अब वो चूँकि जो एक आदत पड़ गई है, वो लगता है कि नहीं, गिव अप नहीं करना है। ठीक है, फोटो जर्नलिस्ट शौक था, हो सकता है उसके ऊंचे मुकाम तक का शौक था कि नेशनल फ़ोटो एडिटर बनूं, कुछ बनूं, लेकिन वहाँ पे टाइम बहुत देना पड़ता, दिन रात देना पड़ता, मेरी बच्ची को कौन देखता। तो बस चेंज किया है, लेकिन गिव अप नहीं किया, क्योंकि मुझे लगता है मंजिल, मेरे अपने हिसाब से, कि मंजिल कोई वर्ड नहीं होता है, बस जो है राह है, चलते जाओ, जो मिले उसमें अपना एनर्जी दो। क्योंकि स्कूल में जो आपको बिल्डअप किया गया, पढ़ाया गया, बोलना सिखाया गया, बोल्ड बनाया गया, वो सब चीज़ कहीं ना कहीं आपको आ जाएगा। अब जैसे पोर्टल के लिए सोच रही हो तो मेरे लिए नया है, लेकिन मुझे लगता है हो जाएगा, क्योंकि प्रेस में आप जब रहते हो तो आपको बहुत कुछ सीखने मिलता है। हर तरह के तबके से आप मिलते हो, बहुत एक IAS से भी मिलोगे तो बिल्कुल एकदम गरीब तबके से भी मिलोगे, और हर तरह के लोगों से, तो आपको बहुत कुछ सीखने मिल जाता है। क्योंकि वहाँ बहुत आप इंडिपेंडेंट होते हो हर चीज़ के लिए जी। सब कुछ आपको, जब आप वर्क पे हो तो सब कुछ खुद सोचना है। तो यही है कि रुकना नहीं है, मुझे बस यही पता है रुकना नहीं है। तो मेरे से रिलेटेड जो काम है उसी में कुछ ना कुछ करते रहना, ये सबसे बड़ा बदलाव है। कि एक बार शादी जब हो गई थी तो गिव अप वाला अंदर से टूट गई थी मैं, कि क्या करूँगी, लड़की हूँ। लेकिन अब वो चीज़ नहीं है। अब मुझे पता है कि मैं बोल्ड हो गई। मैं सबसे भी हारूंगी तो मैं घर में ट्यूशन करना शुरू कर दूंगी, वो भी मुझे पता है कि एक दिन कोचिंग का रूप ले लेगा। कुछ करना है, एक मंजिल बनानी है। और हर लड़कियों को के लिए मैं ये बोलूँगी कि उनके लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है, जब पढ़ाई का टाइम है, जब करियर बनाने का टाइम है, तो इधर उधर कम देखें, पहले बना लें अपने को, क्योंकि बनाने के बाद फिर आप जो मस्ती करनी है, अच्छा जीवन जीना है, सब मिलेगा। उस समय आप अगर थोड़ा सा भी ना नुक्कड़ में हो गए, पता नहीं फिर आप कहाँ फंसोगे। फिर आपको मन मार के जीना होगा। तो मन मार के जीना भी कोई जीना नहीं है, मुझे लगता है। सपने तो बुनने चाहिए, और जब सपने बुनेंगे तभी वो धीरे धीरे पूरे होंगे। जी अंजलि जी, आप हमारे स्टूडियो में आई और तमाम सवालों के जवाब आपने दिए, अपनी ज़िंदगी को करीब से जानने का मौका दिया। आपका यहाँ आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। तो नाजरीन, ये थी अंजलि सिन्हा। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी किसी ऐसी ही बिंदास हस्ती के साथ। फिलहाल हमें दीजिए इजाज़त। आदाब।